गाइस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है जो मैंने हाईलाइट किया है वो ये है कि जो एटॉमिक थ्योरी होता है मैटर को प्रपोज्ड है डॉल्टन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश थे। ठीक है, उन्होंने डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था, जो कि क्या होता है कि एटम अल्टीमेटली पार्टिकल होता है मैटर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उनका कुछ पोस्टुलेट था कि पहले उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताया और उन्होंने बिहेवियर को कंपेयर किया था उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तीसरा पॉइंट जो था कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, और उन्होंने ओरिजिन और नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जो बताया था, जो कि एब्जॉर्ब्ड या इमिट होता है एटम्स के द्वारा। अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तुमको याद रखना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 25 का क्वेश्चन है, कि जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी था उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर लिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को नहीं एक्सप्लेन किया था। तो उसमें पूछा गया था नीट 25 में कि क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो देखो नीट का क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है भैया। अब देखो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए थे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जब जैसे इबनॉइट या रॉड है, जब उसको रब करते हैं तो जल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए थे 20th सेंचुरी में, और अपन बात करेंगे दो पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था 1930 में। उन्होंने बोला था कि यदि तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे किसी भी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड्स पे, जिसमें क्या होगा, लिबरेशन और डिपोजिशन होगा मैटर का इलेक्ट्रोड्स पे। और उन्होंने बताया पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चों 1850 में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, फराडे ने स्टडी किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में, और उन्होंने कैथोड रे या डिस्चार्ज जो बोला, उन्होंने बोला कि जो कैथोड रे होता है वो ट्यूब, वो ग्लासेस से, और उसमें 2 3 पीसेस होते हैं मेटल्स के, जिसको अपन इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है गैसेस के थ्रू, वो ऑब्जर्व होता है लो प्रेशर और वेरी हाई वोल्टेज में। जो प्रेशर होता है डिफरेंट गैसेस का वो एडजस्ट होता है इवोकेशंस के द्वारा। जब अपन सप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स तो करंट फ्लो करेगा तो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसी को अपन कहेंगे कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल्स। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड टू एनोड, वो भी फर्दर चेक होता है बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड कोटिंग द ट्यूब। ठीक है, जिंक सल्फाइड। जब ये रे पासेस होगा थ्रू एनोड स्ट्राइक, तो जो हमारा जिंक सल्फेट होगा वो कोटिंग, एक ब्राइट स्पॉट ऑफ कोटिंग डेवलप्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन को दिख रहा है। अब याद रखना बच्चों, जो कैथोड रे होता है वो मूव करता है फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, और ये रेस जो होते हैं वो विजिबल नहीं होती, लेकिन इसकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे सर्टेन काइंड ऑफ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब प्रोड्यूस रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल्स। अब बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये रे ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यदि अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो जो बिहेवियर होगा कैथोड रे का वो सिमिलर होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के, और सजेस्ट करेगा कि जो कैथोड रे होता है वो कंसिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कैथोड रे का वो डिपेंड नहीं करता है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स और नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है पार्टिकल का वो ग्रेटर होगा जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज होगा पार्टिकल पे, मतलब कितना ज़्यादा ग्रेटर इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी कि जो मास होता है पार्टिकल का, लाइटर द पार्टिकल, जितना हल्का पार्टिकल होगा इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इंक्रीज होगा जैसे जैसे वोल्टेज अपन बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे E/m का रेशियो जो था 1.75 × 10⁻11 कूलम्ब होता है। ठीक है, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर चार्ज क्या होगा, -E होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बच्चों तो मिल्क एंड ऑयल एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि उन्होंने बताया जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, तो ये भी एक कैनाल रे था। ठीक है, और जैसे कैथोड रे की तरह जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट कैथोड रे। ठीक है, और जो चार्ज टू मास रेशियो होता है पार्टिकल को वो डिपेंड करता है गैस में कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। और कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बच्चों वो फंडामेंटल कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज का। जो बिहेवियर होता है पार्टिकल्स का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस के। जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस होता है ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है,
और जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जिसमें मास स्लाइटली ग्रेटर देन होगा प्रोटॉन से, उसको अपन न्यूट्रॉन्स कहेंगे। तो बच्चों याद रखना कि न्यूट्रॉन्स का मास जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, टेबल 2.1 देखेंगे। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला आता है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल है, और दूसरा हमारा क्या है, रदरफोर्ड मॉडल है। थॉमसन मॉडल क्या बताया था, थॉमसन ने उनको प्लम मुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, कि जो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर है, और जो हमारा ये बिया होता है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फीचर क्या था इस मॉडल का, कि जो मास ऑफ एटम है अज्यूम्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, और ये मॉडल एबल था अपन को एक्सप्लेन करने के लिए ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ठीक है। और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था उनके थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस के तौर पे, ठीक है। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट अर्नेस्ट मार्सन बॉम्बर्ड किए थे एक थिन अल्फा पार्टिकल को, और वहाँ पे फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ चीज़ें पता करी थी, ठीक है। अब रिजल्ट पे अपन फोकस करेंगे। रिजल्ट क्या है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास्ट हो गए थे कोल्ड फॉल से, जो कि अनडिफ्लेक्टेड था, केवल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ था स्मॉल एंगल से, और कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक हो गया था जो कि डिफ्लेक्टेड था नियरली 180 डिग्री से, ठीक है। और इसी ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने फॉलोइंग कंक्लूजन भी बताया कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है एटम में एम्प्टी होता है, मोस्ट ऑफ द एटम पार्टिकल फॉल जो होगा वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। एक फ्यू फर्स्टली चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होगा, जो डिफ्लेक्शन होता है वो रिपल्सिव फोर्स सोविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, ठीक है, ये होगा। और रदरफोर्ड ने बताया था कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। जो रेडियस होगा बच्चों एटम का वो 10⁻⁻10 मीटर होगा, और जो न्यूक्लियस होगा उसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और उसी बेसिस पे ऑब्जर्व कंक्लूजन रदरफोर्ड ने प्रपोज किया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है मोस्ट ऑफ द मास का वो डेंसली कंसंट्रेटेड होगा स्मॉल रीजन में, उसको अपन न्यूक्लियस कहेंगे। जो न्यूक्लियस होगा सराउंडेड होगा इलेक्ट्रॉन से, जो कि मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट कहेंगे। रदरफोर्ड मॉडल एटम, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस प्ले करता है रोल ऑफ सन का, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होते हैं वो हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में आपको पता ही है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसको एटॉमिक नंबर कहेंगे। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अपन मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स, आइसोबार क्या है, जिसमें सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो आइसोबार होगा। आइसोटोप्स क्या होगा, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो, ठीक है, उसको अपन कहेंगे आइसोटोप्स। अब जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होते हैं, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या होगा, केवल एक प्रोटॉन होगा। ड्यूट्रियम में क्या होगा बच्चों, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो कार्बन है 6 7 8, 6 प्रोटॉन है, ठीक है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, तो ये क्या होगा, आइसोटोप्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर लिए, और ये देखना सेम केमिकल बिहेवियर, और सभी आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम केमिकल बिहेवियर को शो करते हैं। अब ड्रॉबैक देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। ड्रॉबैक क्या था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल एक्साइटेड होगा और इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। रदरफोर्ड मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को, ठीक है। उसके बाद अनदर सीरियस ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड मॉडल का, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में कुछ नहीं कहा पाया, और उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इसमें कौन सी एनर्जीज होती हैं। फिर डेवलपमेंट हुआ बोर मॉडल ऑफ एटम का। इन्होंने ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया, मतलब जो रेडिएशन होता है वो बोथ वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को कंसिस्ट करता है। और दूसरा उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि अपन एक्सप्लेन करेंगे क्वांटाइज्ड में। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है, ये अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है वो मूव कर रहा है अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस होता है, और ये जो फील्ड होता है वो ट्रांसमिटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ईएम वेव का, कि अपन को पता है कि जो ऑस्लेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस्ड होगा, वो परपेंडिकुलर होगा डीओपी के, ठीक है। और यहाँ पे साउंड वेव्स और वाटर वेव्स की तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है बच्चों, उसमें भी अपन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एक्टिव में भी मूव करेगा। और यहाँ पे देखो
एस्टेब्लिश्ड है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि डिफर करता है वेवलेंथ में, और इस यही सब मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसका रीजन होता है 10⁶ हर्ट्ज जो कि ब्रॉडकास्टिंग में यूज होगा। माइक्रोवेव होगा 10⁻10 हर्ट्ज जिसका यूज अपन रेडार में यूज होगा। इंफ्रारेड क्या होगा 10⁻13 हर्ट्ज जो कि हीटिंग में यूज होगा। अल्ट्रा वायलेट का जो कि होता है 10⁻16 हर्ट्ज जिसका यूज अपन करेंगे कंपोनेंट ऑफ सन रेडिएशंस में। जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है 10⁻15 हर्ट्ज उसी को अपन कहते हैं विजिबल लाइट। तो याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन किसका होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन बच्चों किसका होगा, विजिबल लाइट का होगा। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है, ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ को पता है ये लेंथ होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर होगा। ठीक है, वैक्यूम में सभी टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ। ठीक है, C इज इक्वल टू वी लैम्डा, ये अपन को पता है। C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ होता है। और अदर नहीं कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी वेव नंबर होगा। वेव नंबर क्या होगा, 1 लैम्डा होगा। इसकी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। देखो इसमें टोटल 36 पेज है, तो उस हिसाब से हमने इसको 9 पेजों में डिवाइड किया है, जिसमें अपन चार पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। एक अब यहाँ पे देखो इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 2.3, विविध भारतीय सक्सेशन ब्रॉडकास्टिंग की फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 1.13 अपन से वेवलेंथ पूछा है। तो C इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू C/V होगा। C क्या स्पीड ऑफ लाइट होगा वैक्यूम में, V क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो यहाँ अपन ने वैल्यू पुट किया लैम्डा इक्वल टू C/V, तो ये कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेवलेंथ का। फिर प्रॉब्लम 2.4 देखो बच्चों, वेवलेंथ का रेंज दिया और अपन से इसको वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में पूछा। तो V इक्वल टू C/λ, तो पहले 750 नैनोमीटर का आ गया 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और रेड लाइट का आ जाएगा बच्चों 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। जो रेंज होगा वो 4 से लेकर 7.5 होगा। ठीक है, उसके बाद वेव नंबर पूछा है कि वेव नंबर क्या होगा, 1/λ होगा। ठीक है, वेव नंबर 1/λ, फ्रीक्वेंसी होगा V इक्वल टू C/λ। तो यहाँ से 5.7 1 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ।